नमस्कार, द एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। आज हम जिस हस्ती से रूबरू होने जा रहे हैं उनके परिचय में बहुत विविधता है। मध्य प्रदेश के एक पिछड़े या कहें कि जहां फसल कम होती है, सूखा क्षेत्र है, उस सूखे क्षेत्र से ये राजनीतिक व्यक्तित्व उभर कर बाहर आया है। परिवार राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत रहा तो उसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर भी पड़ा। इसी कारण वो बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल स्वयंसेवक बन गए। शनय शनय करके उन्होंने पहले संघ में विभिन्न पद धारण किए, फिर वो भाजपा में आए और 2008 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीते। इसके बाद 2023 का चुनाव लड़ा और आज मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में कौशल विकास एवं रोजगार के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं गौतम टेटवाल जी। गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौतम जी, चूँकि आपका परिवार संघ से जुड़ा हुआ था तो स्वाभाविक है आपका जुड़ाव तो संघ में होना ही था, पर ये बाल मन से ही स्वयंसेवक बन के मतलब कैसे प्रेरित हुए? कौन सी शाखा में जाते थे उस समय? कौन प्रशिक्षक थे आपके? घर में संघ था। संघ के वरिष्ठ प्रचारकों का घर पर आना जाना था। स्वर्गीय संतोष त्रिवेदी जी, माखन सिंह जी चौहान, पिताजी संघ से जुड़े रहे। ताऊ जी संघ के जिले के बौद्धिक प्रमुख थे, तो संघ का असर स्वाभाविक था, जीवन पे रहा। 75 में जब बीसा लगी तो मेरे पिताजी भी शायद वांटेड होंगे राजनीतिक में, तो काम नहीं करते थे, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। तो संघ के जो कार्यकर्ता थे उनको बलात् जेल में ठूसा गया था। उस काल में समझने का मौका मिला और पिताजी चूंकि डर से भूमिगत हो गए थे और भूमिगत हो गए थे तो वो 75 से 77 के दशक में पता नहीं था कि क्या है, क्या कारण है, पिताजी घर क्यों नहीं आते, स्कूल जाते हैं, स्कूल से देर से क्यों आते हैं। तो वो आपातकाल की को हमने समझा बाद में, 77 के बाद के आपातकाल था, इसलिए फिर उस समय दादाजी थे तो पिताजी का संदेश आता था कि इससे कोई चिन्ह नहीं रहे घर में, अच्छा, जिससे पता लगे कि अपन संग जुड़े हुए हैं। तो हमारे यहाँ गणवेश, राष्ट्र धर्म पुस्तक स्वदेश मानचिन्ह की आता था, तो उसको सबको मेरी माँ को कहा गया था कि ये सब चिन्ह समाप्त कर दें। संघ की गणवेश को भी नीचे गड्ढा खोद के दादाजी ने प्रताड़ना का बहुत बुरा दौर आपने देखा, आपके परिवार ने भोगा, उसका असर हुआ। और बाद में जब समझ बनी 77-78 में, पिताजी के साथ शाखा जाने लगा था, वहीं से संघ के स्वयंसेवक गठनायक से लेकर के तो शारीरिक प्रमुख तक जिले की यात्रा संघ की रही। मैं ये समझना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं, आप जब संघ से बीजेपी में शिफ्ट भेजा जाता है किसी भी कार्यकर्ता स्वयंसेवक को, तो उससे भी पूछा जाता है या चयन होने के बाद सूचना दी जाती है? वो एक मालवा में कहावत है, पूत के लक्षण पालने में नजर आने लगते जी। जो संघ के कार्यकर्ता को अपने अधिकारी का आदेश हो जाता, वो काम में हम लोग लग जाते। उसी समय में फिर बाकी काम भी युवा मोर्चा के पहले मैं बजरंग दल का संयोजक रहा, जिला संयोजक रहा। जयभान सिंह जी पौया जी के साथ में मैं विश्व हिंदू परिषद का तहसील का संयोजक रहा। तो वो काम उधर लगातार चलता रहा। फिर लगा कि संघ
भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारी मिलना चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी में काम मिला, वो काम पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करा। और हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि जो काम मिल गया, जो आदेश वरिष्ठ नेतृत्व का हो गया, उसका पालन करना। मुझे अगर एक पोलिंग पे ड्यूटी लगा दे कि इस पोलिंग को जिताना है, तो एज ए मंत्री होने के नाते भी अगर ये कहे कि यही काम करना तो वहाँ काम करेंगे। संगठन का आदेश सर्वोपरि होता। आपको जब टिकट मिला तो आपको पहले से सूचना दी गई थी कि आपने अखबार में या लिस्ट के बाद ही आपको पता चला कि क्या था? हाँ, हमारे यहाँ तो लिस्ट के बाद ही पता चला, पर ऐसा लगने लगता है कि शायद अपना इस नेतृत्व अपने को कुछ देने वाला है। किसकी भूमिका रही होगी आपको टिकट दिलाने में? पूरे मैं तो ये मानता हूँ पूरे नेतृत्व की भूमिका रही। जब आप चुनाव मैदान में उतर गए, क्योंकि चुनाव में जो है धन खर्च तो होता ही है, आपकी उस समय क्या स्थिति थी? आपने क्या सोचा था कि कैसे इतना बड़ा चुनाव लड़ेंगे? मेरी धर्मपत्नी जॉब में थी तो उसके पास कुछ कलेक्शन था। जिस दिन टिकट हुआ मैंने उससे पूछा अपन चुनाव लड़ेंगे, पैसा कहाँ से लाए? तो उसने कहा मेरे खाते में 53,000 रुपये जी। और जब घोषणा हुई तो मुझे पता था कि इसके पास कुछ राशि। फिर मित्रों ने मदद करी और फॉर्म भरा और सब संगठन के आदेश से सब हुआ। पर मुझे मेरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का जीवन भर आभारी हूँ। उन सब ने कलेक्शन करके मुझे 2008 का चुनाव जिताया। भरपूर आशीर्वाद जो है आपको कार्यकर्ता भरपूर आशीर्वाद दिया, विधानसभा तक पहुंचाया और रिकॉर्ड भी बनाया। उतने वोट से कोई मेरी विधानसभा से जीता नहीं था। ये तो लगभग 17,000 और 400-500 वोट से मैं जीता था। मैं चुनाव में जब जनसंपर्क में जाता था तो बहनें मेरा तिलक करती गाँव में और मुझे आर्थिक सहायता देती, कुछ भी आर्थिक सहायता लगा के। वो सब मैं काउंटिंग रात को जब 11 बजे 11:30 बजे घर आता तो वो सब लिस्ट बनाता और लिखता था कि सुशील शर्मा जी के घर गए, भाभी जी ने बुलाया, माथे पे तिलक करा, एक नारियल दिया और उनके पिताजी ने 1100 रुपये का लिफाफा दिया। वो मैं अपनी डायरी में लिखता था। मतलब आपकी जो है भूला नहीं, ना भूलूंगा, ना भूलना भी नहीं चाहिए। आपका बड़प्पन है कि आप और इसीलिए उन्हीं के सेवा में उनके लिए समर्पित भाव से कार्य करता रहता हूँ। मेरे कलम से अभी तक लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों की बाईपास सर्जरी हुई है। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे प्रतिदिन इलाज के लिए मेरी चिट्ठी बनती है। क्योंकि जब 2008 का चुनाव लड़े, आप जीत भी गए, फिर 2013 क्यों नहीं मिला टिकट? क्या कमी थी या क्या गौतम टेटवाल में अभिमान आ गया था? क्यों पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि दोबारा चुनाव लाया जाए? क्या है कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका से तो फिट था, पर जो राजनीति की चपलता है, टेढ़ापन, वो मैं कम सीख पाया था। अच्छा। मैं सोचता था कि परिवार के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो मेरे ध्यान में आया 2012-13 में क्या पिताजी को तीर्थ कराना चाहिए। तो मैं मेरे माता पिता को 2013 में उत्तराखंड ले गया दर्शन करा। और उत्तराखंड में उस समय बड़ा त्रासदी हुई थी। बिल्कुल। और मैं गंगोत्री में था। अच्छा। और मेरे पिताजी ने वहाँ 16 जून को शरीर छोड़ दिया था। हो। तो मैंने वहाँ लगभग 48 घंटे पिताजी की पार्थिव देह को रखा। फिर आसपास साथियों जो बचे हुए लोग थे उनके साथ में लकड़ी लेके आया, फिर उनका दाह संस्कार किया। मैंने मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने के बाद फिर उस समय जो वरिष्ठ नेतृत्व था उन्होंने फ़ोन करा, मुझे दिलासा दी, कैलाश जी, विजयवर्गीय जी, शिवराज सिंह जी, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने। मैं पिताजी के गम में थोड़ा ऐसा हो गया था। तो वो मोहन जी ने कहा कि नहीं, अपना जन्म दूसरों के लिए हुआ है, अपन अपने लिए नहीं हुआ। तो जितने लोग वहाँ बचे थे उन सबकी मदद करना, उनकी भोजन की व्यवस्था करना। फिर उस पूरे अंचल में हम लगभग 500-700 लोग बचे थे। तो उन सबको लिस्टेड करा, उनके घर, उनके जहाँ वो लोग रुके हुए थे पहाड़ पे, उनसे मिलना जाना, उनसे बातचीत करना। 7-8 दिन में रास्ते खुले। तो टिकट का ख्याल आपने खुद ही तो फिर ये लगा मैंने कि संघर्ष में नहीं आएंगे, पार्टी टिकट दे देती तो ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक है। 2018 में भी आपको
प्रयास तो किया था आपने? प्रयास किया, कहा गया, नहीं दिया टिकट, फिर काम में लगा रहा हूँ। 2023 में कैसे, क्या पार्टी ने किसने देखा सूचना दी थी? कि पार्टी को आपको लगा पहली होगा, सूचना किसने दी मेरे थी? वरिष्ठ नेतृत्व को लगा होगा कि मुझे वापस लाना चाहिए। वापस लाना चाहिए, और वरिष्ठ नेतृत्व का को धन्यवाद देता हूँ। तो आपको उम्मीद थी कि आप मंत्री बनेंगे? हमारे यहाँ हमारा भविष्य हमारा संगठन तय करता है, और जो संगठन तय करता है हम कार्यकर्ता की भांति उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम हमारे नेतृत्व से। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए, उनकी घोषणा हो गई, तब आपको उम्मीद थी कि आप तो मंत्री बनेंगे ही, कि तब भी? नहीं, मोहन यादव जी के साथ विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर मिला। जो ऊर्जा आज उनमें, वो ऊर्जा उनके युवावस्था में भी थी। मुझे जब मोहन जी का फ़ोन आया, 25 जनवरी थी शायद, अटल जी का जन्मोत्सव था, 8:30-9 बजे, तो मैं अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण करने अटल चौक गया था। वहाँ डीजे बज रहे थे, 25 दिसंबर डीजे बज रहे थे। तो बार बार फ़ोन आया, मैंने उठाया नहीं, तो फिर किसी अधिकारी का फ़ोन आया होगा, मेरा बेटा दौड़ के आया कि सीएम साहब बात करना चाहते हैं, बहुत देर से फ़ोन लगा रहे। मैंने फ़ोन में उठाया, दौड़ के गया एक कमरे में, वहीं जहाँ कार्यक्रम था। तो मेरे से कितनी देर से फ़ोन लगा रहा हूँ तुम्हें? तो मैं सॉरी भाई साहब, मैं यहाँ था। मुझे कहा कि 2:30 बजे राज्यपाल भवन पहुँचना है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, और चुपचाप रहना। मैं खुशी भी नहीं मना सकते। बड़ा खुशी का अवसर था, पर हमारे यहाँ तो क्या है कि हम कहाँ काम कर रहे, क्या कर रहे, मैंने मेरी पत्नी को भी नहीं कहा। अरे वाह। पर उसके बाद जब 1 बजे टीवी पे पट्टी चलने लगी, तब पता लगा। मैं 9:30-10 बजे घर गया, तैयार हुआ। उसके बाद मैंने एक भूमि पूजन करा पचोल, मेरी विधानसभा क्षेत्र के पचोल में, पर वहाँ भी किसी को बताया नहीं। मैंने कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, शपथ विधि होगी देखने। और नहीं, तो ये भाई साहब का आशीर्वाद है, वरिष्ठ नेतृत्व का आशीर्वाद। अब आप मंत्री भी बन गए, आपको कौशल विकास और रोजगार जैसा जो सबसे महत्वाकांक्षी किसी भी सरकार के लिए होता है, रोजगार सृजन और कौशल, स्किल्ड युवाओं की फौज, आप वो विभाग पिछले 3 साल से संभाल रहे हैं। क्या उपलब्धि हैं आपकी? ऐसा क्या कर पाए जो आप बता पाए जनता को? मेरे कॉलेज से, ITI से 3 बेटों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। एक बेटी त्रिशला तायवाले, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित करा इलेक्ट्रिशियन से। यह मेरी उपलब्धि। मेरी टीम के, मेरे ट्रेनर ऑफिसर्स, मेरे ऑफिसर्स, प्रिंसिपल खूब जी तोड़ मेहनत करते हैं, और हम उन पत्थरों को साज करके, प्राण डाल के, सिंदूर लगा के देवता बनाते हैं, जो समाज का नेतृत्व करेंगे कौशल विकास को लेकर के। अक्सर ये बात भी उठती है कि दिखाने के लिए कंपनियों से आपके जो MD और ये कुलपति होती है, ये बातचीत करके प्लेसमेंट तो करा दे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, पर 4 से 6 महीने अधिकतम, फिर वापस वो सड़क पे आ जाते। 10,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, 6,000 बच्चों को हमने कॉल लेटर दिया है इंदौर में ही। हमने राजगढ़ जिले का सारंगपुर में बड़ा रोजगार मेला लगाया, 13,000 बच्चों को हमने कॉल लेटर दिया है, और उन 13,000 बच्चों की हमने मॉनिटरिंग करी। उसमें से 9,000 बच्चे अभी जॉब में हैं। कुछ बच्चे ऐसे छोड़ के जाते हैं कि मैं स्टेट से बाहर नहीं जाना चाहता, या मैं पीथमपुर में जॉब नहीं करूँगा, मैं घर के पास जॉब करूँगा। और विशेषकर हमारे मालवा में तो सिखा हुआ थे कि अगर मेरी नौकरी लग जाए तो घर के पास में ही, घर में स्कूल हो, वहाँ मैं टीचर बन जाऊँ, शाम को वापस घर आ जाऊँ। घर छोड़ने की जो वृत्ति डालनी पड़ेगी, वो सीखने की वृत्ति मेरे बच्चों में आने लगी। और प्लेसमेंट के बाद हम उन बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कितने समय तक? अब नहीं, लगातार हम उनकी 4 महीने तक मॉनिटरिंग करेंगे कि वो जो कंपनियां मेरे बच्चों को लेके गई है, वो कंपनियां मेरे बच्चों को कब तक जॉब देती है। पूरे देश में स्किल्ड यूनिवर्सिटी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स खोल रही हैं। मध्य प्रदेश में ये काम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, जबकि ये काम सरकार को करना चाहिए। आप ठीक है, उससे आपका मॉडल थोड़ा अलग है, स्किल डेवलपमेंट पार्क आपने बनाया,
पर यूनिवर्सिटी यदि क्यों नहीं खोल रहे या खोलेंगे ही नहीं? नहीं, मेरा ऐसा विलंब मानना क्यों हो रहा है, है? माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आदेश था, पर मेरा ऐसा मानना है कि स्किल पार्क में बच्चों की इच्छा अनुसार, उनकी ज़रूरत के अनुसार हम वो कोर्स चला सकते हैं। यूनिवर्सिटी अगर आती है तो यूनिवर्सिटी में कोई कुलपति आएगा, अनुभव वाला या अनुभव वाला, और वो अपने हिसाब से कोर्सेज तय करेगा। हम चाहते हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से कोर्सेज चले। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ड्रोन बनाना, ये जो है, या पार्ट्स बनाना, या रेलवे के पार्ट्स बनाना। अभी हमें वंदे भारत के पार्ट्स का ऑर्डर भी मिला है हमारे उस विभाग को, तो हम वो देना चाहते हैं जो बच्चा सीखना चाहता है। मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 8.5 करोड़ है, उसमें से युवाओं की फौज बहुत बड़ी होगी। एक स्किल्ड पार्क आपका क्या पर्याप्त है या क्या योजना है इसको बढ़ाने की है? क्योंकि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में फैला हुआ है और आबादी भी ज़्यादा है, तो क्या एक स्किल पार्क आपका पर्याप्त है या इसको अन्य जगहों पर भी बनाने की योजना है, क्या है? मेरा ऐसा मानना है कि स्किल पार्क्स में इंडस्ट्री के जो इंडस्ट्रियाँ हैं, उस इंडस्ट्री को भी ट्रेनिंग देने का काम करना चाहिए। इंडस्ट्री को भी हम सिखाएंगे, हमारे ट्रेनर। और जितने ITI से, उन ITIs में जहाँ जैसा ITI है वहाँ के हिसाब से, मैंने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वहाँ जो कोर्सेज हो सकते हैं वो कोर्सेज भी हम सिखा के उन ITI को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो इससे उस डिस्ट्रिक्ट का बच्चा हमारा रहे। और दूसरा, बेटियों के जो कोर्सेज है, हम चाहते हैं कि नर्सिस का डिप्लोमा भी मेरे ITI से। पंचायत में 5,000, 4,000, 3,000 जनसंख्या होती है, ठीक है, 3,000 जनसंख्या हुई। 3,000 जनसंख्या में 1,500 बच्चे रहते हैं, युवा। उन 1,500 बच्चों के पास पूरे गांव में 3,000 मोबाइल रहते हैं। 5 गांव को मिला लेंगे तो 15,000 मोबाइल है। 5 गांव के बीच में अगर मोबाइल सुधारने की ट्रेनिंग अगर मैं देता हूँ, ऐसी अगर अपन करें 2,500 मोटरसाइकिल है तो ऑटो पार्ट्स की ट्रेनिंग देता हूँ। 1,000 से अधिक ट्रैक्टर से उसकी ट्रेनिंग देता हूँ। अभी सोलर चालू हो रहा है, सोलर के लिए मैं सोलर का कोर्स कराऊंगा, 1 साल का सोलर का कोर्स कराऊंगा। तो वो जो मेरा बेटा गांव में रहता है, उसी गांव में जब 3,000 लोग रहते हैं तो 3,000 लोगों को कम से कम 15 से 10, या तो 10 माने 10 बच्चे वो चाहिए जो बार्बर, हजामत बनाने वाले, बाल काटने वाले, उसको ट्रेनिंग दूंगा मैं 1-2 महीने की, और उसको साथ में 1 लाख 1.5 लाख रुपये लोन दूंगा जिससे वो दुकान बना के रखे। मेरी वो बेटियां जिसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराऊंगा। ये जो आप बात कह रहे हैं कि इस तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से गांव-गांव में रोजगार सृजित, ये कहने में अच्छा लगता है, लेकिन आपको लगता है कि हमारा सरकार का सिस्टम आपके इस विज़न को उतार पाएगा? बड़ी चुनौती है ये जो आप बता रहे हैं। सच कह रहे हैं हम, पर उसको नीचे लाने का जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चल रही है, उसके माध्यम से, और उसको नीचे उतारने का ऐसे 60 टर्म कोर्सेस हम चालू करेंगे, और जिससे 1 महीना 3 महीने के कोर्स अगर चलते हैं, और उस कोर्सेस में उनको सिखा करके, मैंने ये प्रयोग भी किया है मेरी विधानसभा में, सड़ावता गाँव में हमने बेटियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई के प्रशिक्षण दिए, और उससे वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं। फिर हमने बैंकों से कॉन्टेक्ट करके उनको लोन उपलब्धि कराया। जैसा कि स्किल्ड आपका पार्क है, वही एक, उसको अगर छोटे रूप में देखें तो ITI भी हुआ करती थी, फिर उसको जो प्राइवेट ITI भी खोली गई, लेकिन ये प्राइवेट ITI का मॉडल तो फेल हो गया मध्य प्रदेश में। ये रोजगार भी सृजित नहीं कर पाया, बल्कि एक भ्रष्टाचार का एक मॉडल बन के निकला। इससे आप कैसे दूर करेंगे? नहीं, हमने उसकी बड़ी बारीकी से मॉनिटरिंग की है, और 7 ऐप के, सार्थक ऐप के माध्यम से हमने उन ITI को परीक्षण किया है। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, मेरे कार्यभार लेने के बाद में हमने 80 से अधिक ITI की मान्यता रद्द की है। और हम चाहते भी हैं ये सब वैसे नहीं चलेगा। अगर बच्चों को सिर्फ सर्टिफिकेट दे देंगे तो काम नहीं चलने वाला है। बच्चों को हुनर सिखाना पड़ेगा, उसके कौशल का विकास करना होगा। एक बात और गौतम जी आती है कि आप बड़बोले हो गए हैं, कई मरतबा आपकी जो है ज़ुबान फिसल जाती है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, कहाँ तक सच है ये? सच बोलने की आदत है, और सच बड़ा कड़वा होता है, और राजनीति में सच बोलना ही चाहिए। सच अपनी पहचान रहती है, और गुस्सा नहीं, गुस्सा तो
गुस्सा तो मैंने कहा कि मेरे पूर्व में आपको बोला कि जिनके साथ काम करने का अवसर मिला है, सीखने का अवसर मिलता है, पर सच बोलना चाहिए, सच छुपाना नहीं चाहिए। नहीं, आपके कई मरतबा हम किस्से पढ़ते रहते हैं, कार्यकर्ता पे भड़क गए और फिर जो है आप गुस्सा भी हो गए, ये क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, ये ऐसा तो कुछ लोग प्लानिंग करके करते होंगे। वो कार्यकर्ता, मैंने कहा मेरे लिए तो कार्यकर्ता भगवान का स्वरूप है, वो हमारे लिए समर्पित भाव से। मेरे और कार्यकर्ता के बड़े बहुत नज़दीकी अटैचमेंट रहते हैं। और आप कभी मेरे क्षेत्र में आके देखेंगे, मेरे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, तब आपको ऐसा लगेगा नहीं। कार्यकर्ता मेरा तो एक माह में 5-10 बार तो कार्यकर्ता के साथ ही भोजन होता है। अच्छा। मेरे कार्यकर्ताओं के साथ ही भोजन होता है। एक सवाल और जो आपका लगातार पीछा कर रहा है, जिसका जवाब शायद अभी तक नहीं मिला है, कि आपकी जाति का मामला जो है बड़ा बवाल खड़ा करता है और मामला जो है न्यायालयीन उसमें भी गया। क्या है, कौन है इसके क्या है पीछे? कि जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो ये सब समाचार पत्रों में आने के लिए, अपने आप को करने के लिए सब समय समय पे करते रहते हैं। और विशेषकर कोई बड़ा आयोजन होता है, चुनाव आते हैं, तब ये सब प्रश्न आते हैं। और वो वाला विषय रहा तो मैंने कहा कि मेरे पूज्य पिताजी, दादाजी, हम सब लोग उसी वर्ग के आते हैं, मैं रविदासी समाज से जुड़ा हुआ हूँ। और उस काल में जब छुआछूत आडंबर अधिक थे, उसको मैंने झेला है, परिवार ने झेला है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा, तो वो सब सहते आए हैं। और वो सब लगता है तो लोगों को लगता है कुछ ना कुछ मसाला डाल के परोसा जाए, ये सब असत्य है। और उस सब से मैं बहुत बहुत परे हूँ, बहुत ऊपर पहुँच गया हूँ। ये सब लगता रहता है। एक सवाल है कि देखिए, आप मंत्री भी हैं और आपको उज्जैन का प्रभार दिया गया। उज्जैन मतलब मुख्यमंत्री जी के खुद का गृह नगर है, गृह जिला है। ये कितना विश्वास की बात है या कुछ और भी आपके मुख्यमंत्री से विशेष प्रेम है? मैं तो धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, उनने मुझे इस योग्य समझा। और बाबा महाकाल के चौखट पे मुझे सेवा का अवसर मिला। विक्रमादित्य न्यायप्रिय, लोकप्रिय, जनप्रिय और जनता को के प्रति न्याय करने वाले, उनने जिनने विक्रमादित्य घड़ी करी, विक्रम संवत प्रारंभ किया, उनके नाम से अवंतिका, उज्जैन, अमरावती, कल्पनगरी जाना जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा भूमि है, सांदीपनि जी का आश्रम है, मंगलनाथ भगवान वहाँ विराजमान है, चिंतामण भगवान स्वयं विराजमान, शिवपुरा का कल पवित्र जल की धारा बह रही है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि शायद मेरा भाग्योदय हुआ या पूर्व जन्म में कोई पुण्य ही होगी जो मुझे माँ शिवपुरा की सेवा का अवसर मिला। और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और बहुत सौभाग्यशाली, मैं सीएम साहब को शब्दों में धन्यवाद नहीं दे सकता जो मुझे ये काम मिला है। एक बात और कि चूँकि आप मुख्यमंत्री मोहन यादव के बहुत करीबी हैं, विश्वास पात्र भी हैं, और एक किचन कैबिनेट जो कहलाती है उसके भी आप सदस्य, तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि ये इतने घनिष्ठ, चूँकि उनके मंत्रिमंडल बहुत सारे सदस्य, आप इतने घनिष्ठ हुए कैसे? मैंने आपसे पहले भी कहा, हमारा भविष्य हमारा वरिष्ठ नेतृत्व तय करता है। और जो नेतृत्व ने तय किया, हमें वो काम करना है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, संगठन का आदेश है, वो हम करेंगे। और उन्होंने विश्वास मुझ पर जताया, उस विश्वास पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा और वो प्रयास भी कर रहा हूँ। आप सब देख ही रहे हो समाचार पत्रों के माध्यम से। अच्छा, जो मंत्रिमंडल में अन्य जो सदस्य, कई मरतबा ये खबरें बाहर छन के आती हैं कि खटपट बहुत है, बहुत सारे वरिष्ठ मंत्री मुख्यमंत्री से उनसे पटरी नहीं बैठ पा रही है, कितनी सच्चाई रहती है इसमें? मैं नहीं मानता इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये सब तो अच्छी मसालेदार न्यूज़ बनाने के लिए सब होता है। हम सब कैबिनेट की बैठक में साथ में बैठते हैं, आपस में सबका भाव सरकार के प्रति समर्पित भाव से था। मध्य प्रदेश
विकसित मध्य प्रदेश बने, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए मध्य प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ मध्य प्रदेश बने, उसको लेकर के पूरा कैबिनेट और हम सब राज्य मंत्री एक साथ कंधे से कंधा मिला करके और काम कर रहे हैं और ये सतत करते रहेंगे। एक भी मंत्री के प्रति, एक भी किसी के प्रति हम टीम भावना से काम कर रहे हैं, टीम भावना से करते रहेंगे और नेतृत्व पे पूरा विश्वास है, पूरा। अच्छा, गौतम टेटवाल यदि राजनीति में नहीं होते तो क्या होते? समाज सेवा करता। मेरा लक्ष्य समाज सेवा का था। वो किसी भी माध्यम से मैं जनता के बीच में काम करता, अपने से नीचे के व्यक्तियों के विकास में काम करता। सोशल वर्क का मेरा शौक भी सोशल वर्क। गौतम जी, अब एक जो मेरा आखिरी सेगमेंट रहता है वो यही रहता है कि मैं एक नेता के बारे में पूछूंगा, नाम लूंगा, आप उनके बारे में एक लाइन में उनकी विशेषता या खामी आपको जो वो बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ऊर्जावान नेता है, पूरे देश को विश्वगुरु बनाने का सपना देख रहे हैं और उस सपने को साकार करेंगे। आने वाला भारत 47 का भारत होगा जिसमें दुनिया भारत के नेतृत्व को स्वीकार करेगी। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अच्छे कुशल संगठक, कुशल प्रशासक और देशभक्त, राष्ट्रभक्त, भारत माता के प्रति समर्पित भाव। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नेतृत्व की ज्ञान की कमी है और कम स्टडी में अपने वरिष्ठ नेतृत्व के साथ समन्वय नहीं बताने का कारण, ज्ञान की कमी के कारण ये सब बातें होती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऊर्जावान नेतृत्व, कभी न थकने वाला, अनथक प्रयास के साथ समाज सेवा, देश सेवा, राजनीति और मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ मध्य प्रदेश बनाने के सपने को लेकर साकार करना उनका लक्ष्य। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को साथ में लेकर के और भारतीय परंपरा और हिंदू संस्कृति के मापदंडों को, भारतीय संस्कृति को आगे साथ में लेकर के हमारे मान बिंदुओं की रक्षा लगातार काम करते हैं। गौतम टेटवाल यदि फ्री होते हैं, उनके पास थोड़ा भी समय होता है, तो उस समय को कैसे व्यतीत करते हैं? पुस्तक ही पढ़ता हूँ, अधिकतर पुस्तक ही पढ़ने में समय। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ता हूँ और जो जिनका चरित्र उज्ज्वल रहता है उनको पढ़ता रहता हूँ। नियमित श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक पढ़ता हूँ, नियमित। उसके बाद ही घर से निकलता हूँ। मेरा ग्रंथ भी भगवद गीता है। गौतम टेटवाल को खाना बनाने का शौक है? बहुत अच्छा। खाना बनाने का, खाना खिलाने का शौक। क्या बहुत अच्छा बना लेते हैं आप? किसमें आपके हाथ जो है पाक कलाम बहुत अच्छे हैं? दाल बाटी चूरमा। ये तो मालवा की पहचान ही है। तो ये थे मध्य प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल जी, जिनसे हमने विस्तृत चर्चा की उनके जीवन के बारे में, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में और उनको जो विभाग मिले हैं उन विभाग में उन्होंने किस तरीके का काम किया। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।